चलो कॉस्ट शीट का हमने फॉर्मेट देखा है, उसका डिटेल्स देख लिया, थियरी क्वेश्चंस भी एक दो देख लिए। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है कैलकुलेट दी प्राइम कॉस्ट। आप सभी को पता है प्राइम कॉस्ट कैसे मिलता है, बताओ। तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल 40,000, डायरेक्ट लेबर 30,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 25,000। तो खत्म। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 40 प्लस 30 का लेबर प्लस 25,000 रुपीज का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना हो गया 95,000। आया ना। तो 95,000 इज योर प्राइम कॉस्ट। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये तो एमसीक्यू में आएगा ना। तुमको क्या लगता है 10 मक्का सम देंगे ये है? चलो तो इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ये तो समझ गया तुमको। सॉल्व तो अगला करेंगे। क्वेश्चन 2 में बोला है कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर से प्राइम कॉस्ट ही बोल रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक दे दिया रॉ मटेरियल, परचेज दे दिया रॉ मटेरियल का, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रॉ मटेरियल। अब ये एक्सपेंस क्या हो सकता है, ये कैरेज इनवर्ड हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, कस्टम ड्यूटी हो सकता है। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, उसके बाद वेजेस दे दिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया। देखो दो अलग अलग क्वेश्चन और दोनों केस में डायरेक्ट मटेरियल के बारे में हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आपको सॉल्व करके दिखाऊं प्राइम कॉस्ट तक। तो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, सॉल्यूशन 1, डायरेक्ट मटेरियल दिया था उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेजेस दिया था और आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल 40, वेजेस 30 और एक्सपेंस 25। तो ये था 40,000, ये था 30,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस था 25,000। द टोटल कम्स टू 95,000 एंड 95,000 इज योर प्राइम कॉस्ट। ये तो एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। ठीक है, अब सॉल्यूशन 1 के बाद सॉल्यूशन 2, अगेन ये एमसीक्यू के बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में मटेरियल के रिगार्डिंग देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया रॉ मटेरियल का, परचेज दिया है रॉ मटेरियल का, एक्सपेंस दिया है रॉ मटेरियल का और क्लोजिंग दे दिया रॉ मटेरियल का। उसके बाद तो दो ही आइटम है, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब मटेरियल के रिगार्डिंग आपको चार चीजें दी है, जबकि पिछले क्वेश्चन में मटेरियल डायरेक्टली बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, तो इस डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया है, उसके बाद परचेजेस भी दिया है मटेरियल का, उसके बाद एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल दिया है और उसके बाद क्लोजिंग दिया है। तो माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक जो इस्तेमाल नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। चलो आपका ओपनिंग स्टॉक 12,500 है, तो हमने ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया 12,500। उसके बाद आपको परचेज दे दिया है 75,000, तो हमने परचेज लिख दिया 75,000। उसके बाद आपको दिया है एक्सपेंस 5,000, क्लोजिंग 22,500, एक्सपेंस 5,000 और क्लोजिंग 22,500। तो अब जाके आपको मिलेगा क्या, वेरी गुड, मटेरियल कंज्यूम। तो ये आएगा 12,000 कितना 70। तो लो भाई इन्होंने बता दिया 70,000। उसके बाद दो ही आइटम दिए, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है 47,600 और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है 23,400। 47,600, 23,400। अब जब मुझे प्राइम कॉस्ट ढूंढना है तो ये तीनों का टोटल होगा 70,000, 1,41,000 का आपका प्राइम कॉस्ट। तो देखो जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है उसके कैलकुलेशन के दो तरीके, या तो आपको डायरेक्टली दे दिया डायरेक्ट मटेरियल
इसका मतलब ही होता है मटेरियल कंज्यूम, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्ट करने के बाद एक साथ ही आपको वैल्यू दे दी है, दैट इज योर डायरेक्ट मटेरियल, दैट मीन्स मटेरियल कंज्यूम। ये क्लियर है यहाँ पे? तो चलो इस दोनों तरीके से आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जब भी रीड करेंगे आपको पहला ध्यान ये देना है कि हमें डायरेक्ट मटेरियल किस तरह से लिखना है, डायरेक्टली दे दिया है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब इंफॉर्मेशन दिया है। क्लियर? चलो अब ये एमसीक्यू बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। क्या बोला लास्ट में? प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज योर कॉस्ट शीट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट शीट। अब देखो, बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आपने मुझे बताना है कि इस तरह से डायरेक्ट मटेरियल लिखा जाएगा कि आपको ये सारा इंफॉर्मेशन लिख के सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं रीड कर लेता हूँ क्या क्या दिया है। सेल्स दे दिया है 2,75,000। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक बिगनिंग में कितना है, मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक किसका किसका दिया है? रॉ मटेरियल का भी दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी दिया है और फिनिश गुड्स का भी दिया है। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है, देन डायरेक्ट लेबर दे दिया है, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। अब क्लोजिंग स्टॉक किसका दिया है? रॉ मटेरियल का दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का दिया है, फिनिश गुड्स का दिया है। देन अदर एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है? सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मुझे बताओ किस तरह से हमारा फॉर्मेट बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल लिख दूं या ये ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग दिया है? दिया है ना, तो आपको लिखना भी इसी तरह से होगा। ठीक है, और आपको दिख रहा है मैंने फॉर्मेट सिखाया था, एक तो डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग क्लोजिंग आ जाता है, एक फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ओपनिंग क्लोजिंग आता है, और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग क्लोजिंग आता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो हमें इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ध्यान दो, आपके पास सेल्स सबसे लास्ट में आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे दी है, परचेज दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद देखो सेलिंग एक्सपेंस में एक ही आइटम है, एडमिन एक्सपेंस में एक ही आइटम है और फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी एक ही आइटम है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मेट रेडी कर देंगे। दिस इज सॉल्यूशन 3। सबसे पहले मैं लिखूंगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में हमारे पास क्या क्या दिया है? एक तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया है, फिर हमें परचेज भी दे दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कैरेज ये सब नहीं दिया है, सीधा क्या दे दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब आपको मिलेगा क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड। डन। अब इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट वेजेस। क्या डायरेक्ट एक्सपेंस दिया था? नहीं दिया। क्वेश्चन में देख लो बुक में, डायरेक्ट एक्सपेंस किया है? नहीं दिया है। तो ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, तो सीधा मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे फॉर्मेट में आता है, आपके क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ, पहले ग्रॉस मिलेगा, और इस फैक्ट्री कॉस्ट को नेट कैसे बनाएंगे हम बताओ? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक किसका? वर्क इन प्रोग्रेस का, और माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का। ठीक है, अब फैक्ट्री कॉस्ट तो हमें मिल गया नेट। अब क्या आएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ये भी एक ही आइटम दिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे बनाऊंगा? ऐड लेस करेंगे क्या? ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स।
ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड देन सेल हमारा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। अब जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, अब क्वेश्चन में से एक एक करके डेटा फिल करेंगे। अब क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम क्या दिया आपको? सेल, तो हम सेल में लिख देंगे 2,75,000। मेरा सेल्स है 2,75,000। नेक्स्ट क्या दिया आपको? ओपनिंग स्टॉक दिया है, बिगनिंग मतलब ओपनिंग, तो हर एक का मैं ओपनिंग लिख दूंगा। आप रॉ मटेरियल 3,000, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग 4,000 और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग 1,10,000। तो चलो, हाँ सॉरी, ओपनिंग, तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना दिया है? 3,000। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग कितना दिया है? और 1,10,000। डन। नेक्स्ट 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 क्या दिया आपको? परचेज 65,000, तो परचेज में लिख देंगे हम 65,000। परचेज के बाद क्या दिया है? डायरेक्ट लेबर 6,000, तो डायरेक्ट लेबर में लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस 6,000। नेक्स्ट क्या दिया आपको? इन्वेंट्रीज एट द एंड मतलब क्लोजिंग, हमें रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग दिया है, हमें वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग दिया है और हमें फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग दिया है, ये भी फिल कर देंगे। तो चलो, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग इज 4,000, और जो भी आप माइनस कर रहे हो ना, इसे तभी के तभी ब्रैकेट दो ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग कितना दिया है? पूछने तो दो मुझे, मैंने पूछा क्लोजिंग स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, तो बोलो 6,000। और किसका क्लोजिंग दिया था? फिनिश गुड्स कितना? 8,000। इतना बड़ा डिफरेंस, ठीक है चलो। फिर आपके पास सेलिंग ओवरहेड्स दे दिया 27,500, हम भी हमारे फॉर्मेट में सेलिंग ओवरहेड्स में लिख देंगे 27,500। यहां तक डन। फिर क्या दिया नेक्स्ट? ऑफिस एंड एडमिन 13,000, तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में लिख देंगे 13,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड्स 40,000, तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिख दिया 40,000। अब सारा डेटा क्वेश्चन में से फिल कर दिया था हमने। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसे टैली करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे और कैलकुलेट करके हम हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक उसमें परचेस ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो। चलो फटाफट, 3,000 plus 65,000 minus 4,000 will comes to 64,000। अब जरा ध्यान देना, 64,000 एक बार मटेरियल कंज्यूम मिल गया है, उस अमाउंट में आपको वेजेस ऐड करके प्राइम कॉस्ट ढूंढना है। 64,000 प्लस 6,000 कैलकुलेट करो हर कोई, नहीं तो बाद में समझेगा नहीं कैसे आया। तो ये आ गया 70,000। अब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करो तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 1,10,000। अब इस 1,10,000 में ओपनिंग 4,000 ऐड करना है, क्लोजिंग 6,000 माइनस करना है, तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट नेट कितना? 1,08,000। ये आ गया 1,08,000। इसमें ऑफिस का खर्चा 13,000 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1,21,000। अब इसमें ओपनिंग ऐड करेंगे 1,10,000, क्लोजिंग माइनस करेंगे 8,000, तो कितना आएगा? 2,23,000। परफेक्ट है ना ये? इसमें आपका सेलिंग ओवरहेड्स का खर्चा जोड़ दो 27,500, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल कितना? हाँ, 2,50,500। अब दिख रहा है आपका कॉस्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट बना कितने में? 2,50,500 में, और बेचा है आपने 2,75,000 में। तो दोनों का जो डिफरेंस है
आपने बेचा 275 में, आपने बनाया था प्रोडक्ट 2,50,500, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका हो गया प्रॉफिट। कितना? सो 2,75,000 में से माइनस किया 2,50,500, तो आ गया आपका प्रॉफिट 24,500। समझा? तो इस तरह से आपका बनेगा कॉस्ट शीट। डन। चलो, फॉर्मेट फॉर्मेट याद है सबको जो बनाया अभी? ये याद है? वायट है? हाँ, पूछो। चलो, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग। क्या क्या शो करना आपने? प्राइम कॉस्ट हमारे फॉर्मेट में आता है। कैसे आता है? तो आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर बोलते हैं वर्क कॉस्ट भी ढूंढो। वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलता है? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। फिर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? इसी फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर दो तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। फिर बोलते हैं नेट प्रॉफिट ढूंढो, तो भैया वो तो अभी हमने किया था, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स का डिफरेंस निकाला तो प्रॉफिट मिल गया। ऑफ एक्स लिमिटेड विच प्रोड्यूस एंड सोल्ड 1000 यूनिट्स इन जून 2020। पिछला सम देख रहे हो? मैंने फॉर्मेट में यूनिट्स का कॉलम बनाया था, लेकिन हमारे पास पिछले सम में यूनिट्स नहीं दिया था तो हमने भी नहीं लिखा। इस बार यूनिट्स दिया है तो यूनिट्स भी आपको साथ में लिखना होगा। अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करो तो एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल का दिया है, फिनिश गुड्स का दिया ओपनिंग। क्लोजिंग किसका दिया है? रॉ मटेरियल का दिया है, फिनिश गुड्स का दिया है। किसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया वर्क इन प्रोग्रेस का तो ऐसे ग्रॉस और नेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली लिख देना फैक्ट्री कॉस्ट नेट, क्योंकि आपके पास ये दो आइटम है नहीं। अगर नहीं हुआ तो आगे पता नहीं देंगे कि नहीं। फिर आपको दे दिया है परचेज, दे दिया है सेल्स, दे दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस दे दिया है, ये भी हेड है हमारे पास। उसके बाद फैक्ट्री वेजेस कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? वेरी गुड, डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा? सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। फैक्ट्री का एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा। ऑफिस का सैलरी ऑफिस एंड एडमिन में आएगा। ऑफिस का एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिन। फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन मशीनरी, मेरे को पूछने दो पहले। हाँ, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन मशीनरी क्यों फैक्ट्री में? मशीन तो फैक्ट्री में होती है। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब पैसा डूबा, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मुझे बताओ फटाफट देख के फैक्ट्री के रिगार्डिंग कितने आइटम्स हैं? देखा, इसके लिए घाई नहीं करना है, फर्स्ट थोड़ी आना है इसे बोल के, फर्स्ट आना है सॉल्व करके। ठीक है, तो सबर, फर्स्ट मैं पहले बोलेगी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो भाई क्या क्या है? एक, दो, तीन, चार। तो देखो पिछले सम में हमने डायरेक्टली फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दिया था, हाँ या ना? ब्लैंक छोड़ा था लाइन नहीं। अब तो पता है मुझे चार आइटम है फैक्ट्री के, तो इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को लिखने के बाद चार लाइन ब्लैंक करेंगे। या तो फिर दूसरा तरीका, ये चारों की अमाउंट जोड़ दो और एक ही बार लिख देना। ऐसा करना नहीं लेकिन, ठीक है, वो चाहते कि आप ये सारे आइटम्स दिखाओ, तो चार लाइन ब्लैंक छोड़ना। चलो, ऑफिस में कितने आइटम्स दिए ऑफिस ओवरहेड्स के? ऑफिस ओवरहेड्स दो, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड्स के कितने आइटम्स दिए? एक, दो। तो मतलब फैक्ट्री में चार लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे, ऑफिस में दो लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे और सेलिंग में दो लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे।
फॉर्मेट रेडी करेंगे और हमारा इसका डिटेल जो है वो उसमें फिल कर देंगे। चलो सेल्स दिया क्या? सेल्स हाँ दिया। हाँ तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 4 बनेगा। कॉस्ट शीट बना रहे। अब कोई कोई हेल्प कर दो मुझे, मुझे पता नहीं है फॉर्मेट, कोई बता दो। हाँ बोलो। ये सम के हिसाब से फॉर्मेट बनाना है। तुम ही मुझे बताओगे कितने लाइंस ब्लैंक छोड़ने, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन रीड करके आपके दिमाग में चलना चाहिए फॉर्मेट कैसे बनेगा। ठीक है। हाँ चलो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल बोला इसने, डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया मैंने। ठीक है। तो इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? ठीक है। आगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। कैरेज दिया है। हाँ कैरेज इनवर्ड दिया है। उसके बाद क्लोजिंग तो माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ आगे तो हमें मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम। ठीक है। आगे वेरी गुड, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है? दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। दिया है तो लिख दो, नहीं दिया है तो मत लिखो। ठीक है, नहीं लिखते, नहीं दिया ना। तो अब तो अभी मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये जो ब्लैक में लिख रहा हूं ना मैं, ये हम ढूंढते हैं। ठीक है। चलो आगे फैक्ट्री, इसने तो पूरा बोला है फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड्स। कितने आइटम है इसमें? चलो 4 लाइन छोड़ दिया तो क्या मिलेगा? तो ये मिल जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 फैक्ट्री कॉस्ट, और यही होगा आपका नेट, क्योंकि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग WIP नहीं दिया है। तो चलो आगे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कितने आइटम दिए हैं इसमें? ठीक है, 2 आइटम दे दिए तो 2 लाइन चलो हमने छोड़ दिया यहाँ पे। फिर क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 1 2 के बाद कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया है। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो आपको मिलेगा क्या? तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड। अभी नए पेज पे आ गया ना, मेरा पेज खत्म हो गया। तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में कितने आइटम दिए? 2। तो चलो 2 लाइन छोड़ दिया। फिर क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट, और फिर मिलेगा आपको सेल्स। डन। चलो हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ठीक है। सम सॉल्व करते वक्त कभी भी आपको ऐसा कोई फॉर्मेट में दिक्कत आए याद करने में, तो एक बार वीडियो देख लेना पहले वाला, उसमें फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझाया आप लोग को। गो थ्रू करना उसको और फिर सम सॉल्व करना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम के जो मैं आपको बताऊंगा वो सॉल्व करते वक्त एक बार देखना वो। ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे, सारा फॉर्मेट लिख दिया। अब हायरार्की वाइज में हम लोग को जो पहला आइटम दिया वो फिल करेंगे। हम लोग इस फॉर्मेट बना बना के साथ साथ में सॉल्व करेंगे, एक आध आइटम पक्का मिस कर दोगे। तो तरीका बेस्ट यही है कि पहले फॉर्मेट बना लो और फिर एक एक करके आइटम जो दिए वो फिल करो। तो सबसे पहला आइटम हमारे पास क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया। अमाउंट याद है ना? 2416। चलो मैं लिखता हूँ ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है बोलिए। और किसका दिया ओपनिंग? तो मैं फिनिश गुड्स में चले जाऊंगा। फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना? 15 16,000। वो देखो हिंदी में बोल दिया, अब देखो समझ नहीं आ रहा, ले 16 है। चलो ओपनिंग हो गया। उसके बाद क्लोजिंग दे दिया है, रॉ मटेरियल का दे दिया क्लोजिंग,
और फिनिश गुड्स का दे दिया क्लोजिंग 20 और 15। चलो क्लोजिंग दे दिया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग 20, और ये ब्रैकेट डालना भूलना नहीं। और किसका दिया क्लोजिंग? फिनिश गुड्स 15,000, हाँ 15,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब आगे परचेज दे दिया है और सेल, दो दो आइटम लेके लिखेंगे ना। परचेज दे दिया कितना? 80,000, और सेल्स दे दिया 2 लाख। तो चलो परचेज परचेज परचेज, कितना परचेज? 80,000 दे दिया है, और सेल्स दे दिया है कितना? 2 लाख। डन। चलो फिर क्या दिया आपके पास? डायरेक्ट वेजेस 35। चलो डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं 35,000। उसके बाद क्या दिया आपको? फैक्ट्री वेजेस 2,000। ये फैक्ट्री वेजेस ही बोला है ना, तो फैक्ट्री वेजेस विच इज 2,000। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है अपने पास? कैरेज इनवर्ड 2,000। तो कैरेज इनवर्ड तो ऊपर लिखा है 2,000। उसके बाद क्या दिया आप लोग को? कैरेज आउटवर्ड सेलिंग में चले जाएगा 1,000। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउटवर्ड दिया है कितना? 1,000। इसके बाद क्या दिया आपको? फैक्ट्री का एक्सपेंस 4,000। तो फैक्ट्री में लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस कितना दिया है? 4,000। तो ये भी लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या दिया आपके पास? ऑफिस का सैलरी दिया है 15,000। तो ऑफिस का सैलरी ऑफिस में लिखेंगे, ऑफिस सैलरीज 15,000, ठीक है। उसके बाद ऑफिस का एक्सपेंस 12,000। तो ऑफिस में लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंस कितना? 12,000। नेक्स्ट क्या दिया आपके पास? फैक्ट्री का रेंट है 2,500। तो फैक्ट्री रेंट विच इज 2,500। उसके बाद क्या दिया है? डेप्रीसिएशन मशीनरी, तो भी फैक्ट्री में आएगा। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 2,000। चलो उसके बाद ये हो गया बैड डेट्स 1,500। तो ये आ गया बैड डेट्स 1,500, ठीक है। चलो ये सारे आइटम्स हमने लिख दिए। अब हमारा काम है इसे टैली करना। कौन टैली करवा के देगा? कैलकुलेशन तुम बताओगे, तुम मुझे बताओगे किसमें क्या क्या ऐड करना है, ऐसे बताना है, ठीक है। चलो कौन है? वेरी गुड, बोलो। मुझे सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना है, तो ये मैं हेल्प कर देता हूँ। ओपनिंग में परचेज ऐड करो, कैरेज ऐड करो, क्लोजिंग माइनस कर दो। बताओ। 86,000 का आपका मटेरियल कंज्यूम आया। और आपको पता है यहाँ पे यूनिट्स दिया था आपको स्टार्टिंग में, बोलते हैं कि भैया आप सोल्ड कर रहे हो, प्रोड्यूस भी 1,000 कर रहे हो और सोल्ड भी 1,000 ही कर रहे हो। तो मतलब शुरू से आपके यूनिट कितने थे? 1,000। अब 86,000 को 1,000 से डिवाइड करो तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आया है 86 रुपीज। इसका मतलब है मैं 1,000 यूनिट बना रहा हूँ, 86,000 रुपीज का मुझे मटेरियल लगा। मैं ये क्या बना, मान लो ये पेन बना रहा हूँ मैं, 1,000 पेन बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे 1,000 पेन बनाने के लिए 86,000 रुपीज लगा, लेकिन एक पेन के रिगार्डिंग मुझे कितना मटेरियल लगा? 86 रुपीज। इस तरह से ये कॉस्ट पर यूनिट को कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे? नहीं, अच्छे से बोलो। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब 86,000 में 35,000 ऐड किया, 1,21,000। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया 1,21,000। 1,000 यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना? 121। समझा? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अभी हर कोई एक ही जन मत बोलो, हर कोई बोलो। अब क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देंगे,
मतलब ये प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के ये चारों खर्चे जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो 121,000 में 2,000, 4,000, 2,500, 2,500 ऐड करो। हाँ कितना? 1,32,000 रुपीज का फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा नहीं, फैक्ट्री तक का खर्चा आ गया 1,32,000। तो 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 132 रुपीज पर यूनिट पड़ रहा है मुझे फैक्ट्री तक का खर्चा। अब मेरा प्रोडक्ट बन रहा है तो कितने कितने रुपए खर्चे बढ़ रहे हैं देखो। चलो अब फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया 132। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? फैक्ट्री, हाँ ऐसे नहीं बोलना ऐड करेंगे, ऐसे बोलना है कि किसमें क्या ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड करने में क्या करोगे तुम पता। हाँ ठीक है 1,32,000 तो हो गया है, ले 15, 12, 25, मैं तो बता रहा हूँ 15, 12, 25 मतलब तुम ये दोनों जोड़ दोगे, ये मत करना, इसके लिए मैं बोलता हूँ ऐड करेंगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे, ऐसा नहीं बोलना है। आपको प्रॉपर बोलना है किसमें क्या ऐड करना है, सॉल्व करते वक्त क्या मिस्टेक होगी यही होगी, ठीक है। 15, 15, 25 करोगे तुम 30 होता है। चलो अब क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस के दोनों खर्चे जोड़ेंगे, ऐसा बोलो, ऐसा बोलोगे तो ही ऐसा सॉल्व कर पाओगे। तो चलो ऐड करेंगे तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,59,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 1,000 यूनिट से डिवाइड किया तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट आया है 159 रुपीज पर प्रोडक्ट। अब बताओ क्या करेंगे? एक मिनट, क्या बोला वापिस से बोला, सुनना चाहता हूँ मैं। हाँ वाह, वेरी गुड। 1,59,000 में 16 ऐड करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे। ऐसे तुम अमाउंट अमाउंट भी बोलोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, क्लोजिंग माइनस करेंगे, ऐसा भी बोलो, अमाउंट से बोलो, आंसर राइट ही आएगा और राइट ही बताना है तुमने। तो चलो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग माइनस कर दो, कितना आया? 1,60,000, 1,000 यूनिट डिवाइड किया तो 160 रुपए का मेरा COGS आ गया पर यूनिट। डन डन। चलो आगे, अब क्या करेंगे? COGS में सेलिंग ओवरहेड्स के दोनों आइटम ऐड करेंगे, 1,000, 1,500, तो 162,500 डिवाइडेड बाय 1,000, मेरा प्रोडक्ट एक 162 रुपीज 50 पैसे में बना है और उसको मैंने 2 लाख में बेच दिया। 2 लाख में कितने यूनिट बेचे होंगे जरा बताओ? 1,000। तो ये 1,000 यूनिट से डिवाइड किया, 200 रुपए में एक प्रोडक्ट को बेच रहा हूं। मैंने बनाया कितने में? 162,500 में प्रोडक्ट बनाया, 2 लाख में बेच दिया। दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों का डिफरेंस कितना? अब मेरा एक सवाल है, देखते हैं सही जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, तुम्हारा विचार, कोणाला विचारू, तुला विचारू तुम्हारा आम्हाला विचारा, किसको विचारू बोलो? हाँ, तो मुझे बताओ 1,62,500 में हमने प्रोडक्ट बनाया और सिर्फ 2 लाख में बेच रहे हैं, 2 लाख में बेच रहे हैं, फायदा होगा कि नुकसान होगा? पक्का? कम में बेच रहे हैं कि ज्यादा में बेच रहे हैं? ज्यादा में बेच रहे हैं, ऐसा। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी क्या करोगे, ये हो गया ना अगर 2,62,500 और ये 2 लाख, तो ऑब्वियसली समझ जाओ ना प्रोडक्ट महंगा बना है, आप बेच रहे हो सिर्फ 2 लाख में तो नुकसान हो रहा है, लेकिन इधर लिख दोगे हाँ प्रॉफिट है, मालूम है तुमको लॉस हो रहा है लेकिन तुम लिख दोगे प्रॉफिट। तो ध्यान से खुद से सवाल पूछना शुरू करो। भाई बना तो 1,60,000, यहाँ पे देख लो ना 162 रुपए में प्रोडक्ट बन रहा है, 200 में बेच रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट ही हो रहा है। कई बार लॉस भी आएगा तो ध्यान देना उसमें। तो चलो दोनों का डिफरेंस कितना है? 37,000, 1,000 यूनिट बना के बेच रहा हूँ तो 37.5 का मुझे पर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हो रहा है। डन डन। चलो आप आज ही आए हो ना?
एक बार वो वीडियो देखना जरूर, पहला वाला इंट्रोडक्शन जो है बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ भी हो गया। अरे बहुत बड़ा सॉन्ग है। पानी है किसी के, पानी लाते हो? अरे ठंडा पानी। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, हल्का हल्का वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स एक पूरे चैप्टर में आपको 5 से 6 चीजें याद रखनी होगी। अभी तक तो बेसिक चल रहा था, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले दो तो छोड़ दो, वो तो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें यूनिट नहीं था। हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया तो यूनिट आ गया, तो कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना पड़ा। अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया नया आते रहेगा। आप लोग सीखने आए हो ना, तो नई चीजें सीखने का इंटरेस्ट रखा करो, ठीक है। चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। The following data relates to the manufacture of a standard product during the month of April 2020। एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो भी अप्रैल मंथ का। हम तो कॉस्ट बनाते ही है प्रोडक्ट वाइज, और उस प्रोडक्ट के हिसाब से हमको डिटेल दे रहे हैं। आपको याद है ना मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछूंगा मैं? डायरेक्ट मटेरियल सीधा लिख देना है कि डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग क्लोजिंग सब लिखना है? ये पूछने वाला, ये पता है ना। चलो इधर भी ध्यान देना। रॉ मटेरियल आपको दे दिया 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस दे दिया आपको 90,000। ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट नया चीज आपको सीखने जा रहे हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि मशीन आवर्स वर्क, कितने घंटे मशीन चली है? अरे बोलो। 10,000 आवर्स। इधर रुपीज थोड़ी लिखा है मैंने, इधर तो ऐसे ही लिखा ना 10,000। कितने आवर्स मशीन चली? और मशीन आर रेट क्या है? क्या रेट से मशीन आर चलता है? 8। तो 10,000 आवर्स चली है और रेट उसका 8 रुपीज के हिसाब से, तो मशीन का खर्चा कितना आया बताओ? कितना? 80,000। 10,000 इंटू 8, 10,000 आवर्स इंटू 8, 80,000। तो आपका जो मशीन कहाँ चलेगी, कौन से डिपार्टमेंट में? फैक्ट्री। तो आपके फैक्ट्री में मशीन आवर वर्क में आ जाएगा 80,000। समझा? बोला था ना हर समय कुछ नया आएगा, तो इसमें यही एक नया बस, ठीक है। आगे आगे एडमिन ओवरहेड्स बोल दिया। ये एडमिन ओवरहेड्स कहाँ आता है? ऑफिस। ऑफिस 35,000। सेल्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड तो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन क्या दिया है? मतलब अमाउंट कॉलम का हिसाब किताब नहीं दे रहे, बोलते पर यूनिट का खर्चा कितना वो बता रहे हैं। तो चलो ये भी एक नया चीज तुमने सीखा है, तुम्हारे लिए तो नया ही है ये पहला चीज, ठीक है। तो चलो इस पे भी ध्यान देंगे। ये पर यूनिट के हिसाब से दिया, अमाउंट नहीं दिया। हम अमाउंट में कन्वर्ट करना जानते हैं, जब हम लोग कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ सकते हैं तो अमाउंट ढूंढना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आगे यूनिट आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हो? प्रोड्यूस कर रहे हो मतलब यहां से काम शुरू हुआ ना, ऐसे चलेगा ना। आप प्रोड्यूस कितना कर रहे हो शुरू से? 4,000। आगे लेकिन प्रोडक्शन आपने किया 4,000 यूनिट, बेचा कितना? ये यूनिट्स है, यूनिट बनाया। अभी ध्यान से सुनना, आप कितने यूनिट्स बना रहे हो? मैंने यहाँ पे 4,000 यूनिट बना के रख दिए। 4,000 यूनिट बना के, अभी 4,000 है नहीं मेरे पास इतने, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कितने यूनिट पड़े? 4,000। लेकिन मैं बेच कितना रहा हूँ सिर्फ पब्लिक को? तो डिफरेंस 400 किधर पड़े? यहीं पड़े। बेचा है क्या वो? उसको साइड में उठा के रख दिया हमने, अभी बिके ही नहीं, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग। ये क्या हो गया हमारा? लेकिन दिया क्या कहीं पे क्लोजिंग? नहीं। ये हमने समझा कि भैया बना रहे हो 4,000 यूनिट, बेच रहे हो सिर्फ 3,600, तो जो डिफरेंस है वो बेचा ही नहीं है, तो हमारे पास ही पड़ा है, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। आगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट दे रहे हैं।
अब देखो दो आइटम पर यूनिट दिया है, एक सेलिंग ओवरहेड्स और एक सेल्स। देखो सेलिंग ओवरहेड्स को क्या बोल सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स। ये जो है सेलिंग प्राइस ये लास्ट है, ये जो आप लिखते हैं ना सेल्स, सेल्स उसका पर यूनिट दिया है रेट, और उससे पहले जो आपको दिया सेलिंग ओवरहेड, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो पूरा हमने पढ़ लिया। अब फैक्ट्री के रिगार्डिंग कितने आइटम्स दिए थे बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स के रिगार्डिंग कितने आइटम दिए, कौन से दो, कौन से दो बताओ। वो तो एक ही हो गया ना घूम फिर के, ये 10,000 आवर्स को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 हो गया, तो मतलब फैक्ट्री के रिगार्डिंग एक ही आइटम दिया। उसके ऑफिस के रिगार्डिंग कितना दिया है, एक ही दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एक ही दिया है। ठीक है, तो हमें एक एक ही आइटम है तो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनेगा नहीं। डायरेक्ट मटेरियल सीधा लिख दूंगा कि उसमें ओपनिंग क्लोजिंग परचेज ये सब लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया। याद है ना कराया था ये, या तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट मटेरियल जो ये है ये इस तरह से पूरा बनेगा अगर आपके पास ओपनिंग परचेज क्लोजिंग ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया है तो। ठीक है, तो चलो इस बार तो हमारा नॉर्मली बन जाएगा। सो वी विल मूव ऑन टू, कौन सा क्वेश्चन है 5, तो सॉल्यूशन 5। अरे अब डायरेक्ट मटेरियल दे दिया हमें, चेक करो डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट मटेरियल, फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है आपको नहीं, तो क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा बराबर। अच्छा फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, अब क्या आएगा, क्या आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया था क्वेश्चन में, नहीं दिया था, कहीं पर भी नहीं दिया था ओपनिंग, किसी का भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, सिवाय सिवाय एक चीज हमने जो ढूंढी, दैट इज डिफरेंस था ना, 4,000 में से 3,600 बेचा, तो सिर्फ फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है और किसी का नहीं है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो क्या मिलेगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा फटाफट बताओ इसके बाद आता क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, लेकिन ओपनिंग है क्या, ओपनिंग तो कहीं पर भी नहीं बोला, लेकिन मुझे समझा था कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स है, तो मुझे इसके बाद मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसके बाद आपको दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, देन प्रॉफिट एंड देन सेल। अब देखो मैं ना सबसे पहले ये जो यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड है ना, इसे सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना टाइम खत्म हो जाएगा। आपने कितने यूनिट्स बनाए, 4,000, कितने बेचे, ये यूनिट्स है ना, तो बताओ मैं कौन से कॉलम में लिखूंगा ये डेटा, यूनिट्स में। मैं सेल कर रहा हूँ कितने यूनिट्स, 3,600। एक चीज मैं अभी ये तुमको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ, मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। ये 3,600 जो आपने सेल्स में यूनिट लिखे ना, मैं दोबारा पूछूंगा तो तुम्हें बोलने आना चाहिए, ताकि आप मिस्टेक ना करो। जितने यूनिट सेल में ना, ये यूनिट्स कहाँ तक सेम रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक यूनिट सेम रहेगा। जो आपके सेल्स में यूनिट है वही आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक यूनिट है। तो मैं लिख दूं सब जगह पे 3,600। ठीक है, ठीक है,
लेकिन बनाया कितना था? तो जो बनाया मतलब बनाया, गुड्स बनाया, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन किया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में कितने आएंगे? तो याद रखना, अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जो यूनिट्स आपके प्रोडक्शन में होंगे वही यूनिट्स सब में आएंगे, ठीक है? तो 4,000, 4,000, 4,000 सब जगह होंगे, समझा? तो तुम समझ गए ना अपने आप, आपने बनाया 4,000, बेचा 3,600, तो जो डिफरेंस 400 है दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब एक चीज बता दो, क्वेश्चन क्या किस तरह से देगा आपको डिटेल? आपको क्लोजिंग आपको क्लोजिंग दे देंगे, आपको सेल्स दे देंगे, हाँ, क्लोजिंग दे देंगे और सेल्स दे देंगे। अब मेरा एक सवाल है, तुम लोग कोई भी ऐसे क्राउड में जवाब नहीं देना, जिससे मैं देखूंगा ध्यान से, जिसे मुझे लगेगा नहीं आ रहा है मैं उसी से पूछूंगा, ठीक है? मान लो यहाँ पे दिया है 4,000, यूनिट्स में लिख रहा हूँ, समझो। 4,000, 4,000, ये तो सेम रहेगा, मतलब मैंने यूनिट्स बेचा कितना? 4,000, और मैंने क्लोजिंग में पता कितना रखा था? 200, क्लोजिंग में रखा था 200। अब कर लो कैलकुलेशन, मैं पूछूंगा, मैं पूछना चाहता हूँ ऊपर से यूनिट्स कितने आएंगे? जो पहले बोलेगा 100 रुपये ले लूंगा उससे मैं। तो एकदम शांत, मतलब क्राउड में है, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, ऐसा नहीं करना। मैं पूछ रहा हूँ ऊपर से यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होते आ रहे हैं, जिसे भी आंसर पता होगा हाथ ऊपर कर देना बस। ओके, क्या बात है, बाकी क्या बारात में आए हैं? ओके, ओके, उन्होंने बोला 3,800, हाँ बोलो। 4,200, सुपर्ब, सुपर्ब का सही जवाब है, सही जवाब है 4,200। रीजन देखो, स्कूल में मैथ्स तो था ना, हमें स्कूल में मैथ्स था ना। अब तुम खुद ही सोच लो, अगर तुम खुद ही सोच लो, अगर मैं इधर 3,800 लिख दूं, तो अब स्टेट कैलकुलेशन करो, 3,800 में से 200 गया तो 4,000 होता है ना? नहीं होता है ना? 3,800 में से 200 अगर माइनस करूंगा तो 3,600 हो जाएगा। तो स्कूल में क्या सिखाया था? ए भाई, रिवर्स में चलोगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो 4,000 में -200 बन जाएगा +200, तो 4,000 +200 विल बिकम 4,200। समझा? समझा? तो ये आपको ठीक है, गलती करो, गलती करोगे तभी तो समझेगा, ठीक है? तो चलो, इस तरह से आपको ट्विस्ट है, मैंने इसके लिए बताते वक्त आपको ये चीज बताई। सेल्स में जो यूनिट है वो कहां तक सेम रहेगा, समझा? ये याद रख लो बस, ये याद रख लो, ताकि आपका कैलकुलेशन कभी मिस्टेक ना हो अगर रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, अब यूनिट्स लिख दिया, अमाउंट फिल करेंगे और कहानी खत्म। अब शुरू से देखेंगे स्टार्ट से क्या इंफॉर्मेशन दिया है। चलो, ये हमारा काम हो गया। अब आता है क्या? रॉ मटेरियल 1,80,000, तो रॉ मटेरियल में लिख दिया हमने हमने 1,80,000, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 90,000, तो हमने डायरेक्ट वेजेस लिख दिया 90,000। चलो भाई, फटाफट टोटल करो, फटाफट टोटल करो। 2,70,000, इसे डिवाइड करो 4,000 से, 2,70,000, 67 पॉइंट। चलो, वेजेस का, वेजेस का भी सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट ढूंढो, वेजेस का कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे वो बता दो। 90,000 डिवाइड बाय 4,000, 22.5। समझा? समझा? क्या हुआ बेटा? डांस करना शुरू कर दी? ये तो मेरे को आता था। चलो, आगे 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 आगे। फिर आपको दिया है मशीन आर वर्क, सो 10,000 आर काम किया, 8 रुपीज के हिसाब से मशीन आर का चार्जेस है। सो 10,000 आवर्स इंटू 8, दिस कम्स टू 80,000। चलो भाई, अब मुझे बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितना, फैक्ट्री कॉस्ट कितना?
फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलेगा? आप बता दो मुझे फटाफट, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं, आज तुम्हारा भी पहले लेक्चर लगता है। हाँ, अच्छा बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलेगा? वेरी गुड, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ रहा है? 3,50,000। इसे डिवाइड करो 4,000 से, 87 इसका 20 है, बराबर। चलो यहां तक हो गया। फिर क्या है? एडमिन ओवरहेड 35,000, तो एडमिन ओवरहेड 35,000, इस 35,000 को 4,000 से डिवाइड करो, 8.75। चलो 8.75। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको। फटाफट बोलो, किस में ऐड, क्या ऐड किया? फिर से बोलो, बोलो बोलो, सही है, ऐसे ही बोल बोल के तैयार होंगे। फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ दिया, तो 3,85,000 डन। इसे डिवाइड कर दो 4,000 से, 96.25, 25 नहीं, 96.25 डेसिमल के बाद जो होते हैं वो सिंगल सिंगल डिजिट बोला जाता है, ठीक है। चलो अब नया चीज तुम सीख रहे हो, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। लास्ट पार्ट है इसका, समझो। मैं एक सवाल पूछूंगा अभी तुमसे, अभी नहीं पूछूंगा, बाद में, पहले समझा देता हूं। मैंने ये ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ये एक एक प्रोडक्ट 10 रुपए का बनाया, बनाया कि बेचा? बनाया। एक एक प्रोडक्ट कितने का है? इसमें से मैंने एक प्रोडक्ट उठा के हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रख दिया। बनाया कितने में था? और क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट रखे? एक। ये एक प्रोडक्ट कितने का है? तो ये भी एक प्रोडक्ट कितने का होगा? मतलब आपके क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट पड़े उसका रेट और आपका प्रोडक्शन का रेट सेम होगा। ये तो कॉमन सेंस है, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक जो है इसके बारे में सिर्फ यूनिट्स का इंफॉर्मेशन पता चला है। इसकी अमाउंट अगर ढूंढनी है तुमने तो याद रखना हमेशा, जिस रेट में आपने प्रोडक्शन किया है, जिस रेट में आपने प्रोडक्शन किया है उसी रेट में क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना। अभी मैंने बताया ना, हमने एक एक प्रोडक्ट मान लो 96.25 में बनाया, इसमें से अगर मैं एक यूनिट साइड में रख दूं तो ऑब्वियसली ये भी 96.25 का है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर भी रेट क्या आ जाएगा? 96.25। समझा? याद रहेगा ये? चलो 96.25 इंटू 4, 38,000। तो लिख दिया हमने 38,500। ये माइनस करना है। चलो माइनस करके बताओ COGS कितना? 3,46,500। इसका CPU मैं कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, करके देख लो, सेम ही रहेगा ना 96.25। हाँ, अगर इसमें ओपनिंग स्टॉक होता तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख नहीं सकता था, फिर रेट डिफर करेगा आपका, ठीक है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के तो तीनों के रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लोजिंग और FG, सबके रेट सेम ही रहेंगे। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब क्या बचा है? अब क्या बचा है? ये रहा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड 5 रुपए है ना? तो ले भाई, सेलिंग ओवरहेड 5 रुपए के हिसाब से, तो 3,600 इंटू 5। खराब कैलकुलेटर लेके आई और रोक देती हो। चलो 18,000, ठीक है। चलो फिर ये हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा। 18,000 जोड़ दो, और इसका कॉस्ट पर यूनिट पता कितना आएगा? 101 रुपए 25 पैसे। 101 रुपए 25 पैसे। 3,64,500 को 3,600 से डिवाइड किया तो 101 रुपए 25 पैसे आए। डन। अब लास्ट बचा है क्या? सेल कितने में कर रहे हो आप?
एक प्रोडक्ट को 125 रुपए में बेच रहे हो, कैसे मालूम पड़ा? इधर आएगा पर यूनिट, बोला है ना, बोला है ना पर यूनिट, तो उससे हमको पता चला। ठीक है, तो चलो पर यूनिट बोला था तो पर यूनिट ले लिया, तो 3600 इंटू 125, तो 4,50,000 का सेल किया। तो मुझे बताओ फटाफट, तुम मुझे बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? फटाफट बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑब्वियस है, 122 101 रुपए 25 पैसे में प्रोडक्ट बना रहे हो और 125 में बेच रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट है। चलो दोनों का डिफरेंस निकालो, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और सेल का डिफरेंस निकालो। अब बोलो। हाँ, अरे वो अभी बोलते नहीं हो हैं? 85,000। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो 3,600 से, 23.23 रुपए 75 पैसे एक यूनिट के पीछे हम कमा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कमा रहे हैं कम कमा रहे हैं एक प्रोडक्ट? हैं? मैगी खाते हो मैगी? अरे मैगी खाते हो? नहीं खाते? कितने रुपए का आता है? 15 रुपए, 15 रुपए का हो गया। हाँ? अच्छा मुझे बताओ, जो नेस्ले कंपनी है जो मैगी बेच रही है, उसको एक प्रोडक्ट पे कितना रुपए बना रही है, जो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो दुकान में बेच रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैगी वाला कंपनी है नेस्ले, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको एक प्रोडक्ट के पीछे कितना फायदा हो रहा होगा? 15 रुपए में उसको कितना मिलता होगा? 2 रुपए, 1 रुपए बस। अरे अगर वही सारा कमा लेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर दुकान वाला वो क्या क्या खाक कमाएगा? ज्यादा कौन कमाएगा? दुकान वाला। क्यों? वो उतना टाइम तक रख रहा है अपनी दुकान में। मैन्युफैक्चरर बोलता है भाई निकले मेरा प्रोडक्ट फटफट, 1 रुपया तो 1 रुपया, कितने लाखों में प्रोडक्ट बिकेगा, कितने लाखों यूनिट जाएगा, तो फायदा होगा दुकान वाले को, फायदा होगा तो ही तो वो रखेगा टांगेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होगा तभी तो कंटेनर भर भर के लेगा मुझसे सामान। समझा? तो मैन्युफैक्चर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ये जो हमारे लिए बेच रहे हैं वो कमाएंगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा, तो वो लोग ज्यादा कमाते हैं। मैन्युफैक्चर अच्छा खासा कमा लेता है। ठीक है, उसका कंटेंट ज्यादा बिकता है, आगे दुकान में सड़ जाए खराब हो जाए उसे कोई परवाही नहीं है। ठीक है, चलो तो ये आपको समझा, कोई दिक्कत है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा रुक के। ओह, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। चलो अब मैं तुमको ना इस क्वेश्चन का एक आइडिया दे देता हूं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया इतना बड़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना। फॉर्मेट याद है? फॉर्मेट याद है? हम क्या करेंगे पता? फैक्ट्री ओवरहेड्स में 7-8 लाइन छोड़ देंगे, ऑफिस ओवरहेड्स में 8 लाइन छोड़ देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 8 लाइन छोड़ देंगे। इससे ज्यादा तो आइटम नहीं होंगे, इससे ज्यादा तो आइटम होंगे भी नहीं। और हमारा फॉर्मेट रेडी करेंगे 2 पेज का। ठीक है, और फिर ये एक एक आइटम फिल करना शुरू कर देंगे। पहले एक नज़र इस पे देख लो क्वेश्चन पे, क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ऐसा कुछ दिया है? दिया है ना? कहाँ दिया है? ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, इसमें रॉ मटेरियल भी है। फिर आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, इसमें रॉ मटेरियल भी है। ठीक है, तो आपका फॉर्मेट कौन सा बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ओपनिंग, परचेज, कैरेज, क्लोजिंग सब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मेट रेडी करना है। तो चलो ये हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो आप बनाओ फॉर्मेट, बनाओ फॉर्मेट। कैसा याद है ना? डायरेक्ट मटेरियल वो सब लिखना है। और सुनो मैं एक आपको आइडिया देता हूँ कैसे करना है। सुनो सुनो, आप फॉर्मेट को पता कैसे बनाओगे? पहले ध्यान दो, डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, क्लोजिंग, मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। फिर आप क्या लिखते हो प्राइम कॉस्ट के बाद? फैक्ट्री ओवर। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखने के बाद
फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखने के बाद ये जो हमारा पहला फॉर्मेट था, हाँ, जैसे ही आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा तो आपको ये 4 लाइन लिखनी है अभी, बराबर। जैसे ही आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा तो जिस पेज पे आप लिख रहे हो उसके लास्ट में जो 4 लाइन है उसमें ये लिख दोगे, फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री कॉस्ट नेट। तो जो बीच की जगह बच गई वो सारी की सारी फैक्ट्री। नेक्स्ट पेज से आप शुरू करोगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, समझा? तो इस तरह से क्या होगा, काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स को। बाद में ऑफिस के लिए 8 लाइन, सेलिंग के लिए 8 लाइन छोड़ देना, तो 2 पेज में आपका फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। चलो क्विक बनाओ, जाओ। बन गया ऐसा फॉर्मेट। मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ, फिर तुम अपने हिसाब से, तुम फॉर्मेट रेडी है तो सॉल्व कर लेना, ठीक है? देख के नहीं सॉल्व करना है, मैं समझा रहा हूँ अभी वैसे, क्योंकि फुल फ्लेज सम है। कैलकुलेटर रेडी रखो। चलो साथ में लिखना नहीं है, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। चलो यहां पे क्या बोला है, गोपाल, लक्ष्मण एंड माधव are partners doing business as engineers, sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1 respectively। देखो यहाँ पे रेशियो का कोई काम नहीं आएगा, रेशियो का कोई लेन देन नहीं है। गोपाल इज अ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर मतलब पैसा लगा के चुप करके बैठ गया है, बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं उसका, बस प्रॉफिट लेता है। लक्ष्मण लुक्स आफ्टर फैक्ट्री एंड माधव लुक्स आफ्टर ऑफिस। मुझे अगर कोई आइटम दिया है लक्ष्मण के रिगार्डिंग तो उसे मैं कहां लिखूंगा, फैक्ट्री में, क्योंकि लक्ष्मण लुक्स आफ्टर फैक्ट्री, और माधव लुक्स आफ्टर ऑफिस। तो माधव के रिगार्डिंग कोई आइटम आया तो उसे हम कहां लिख देंगे, ऑफिस में। ये याद रहेगा। चलो आगे। Following figures are extracted from their books for the year ending 31st March 22। अब मार्च के मंथ में एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। परचेज दे दिया, वेजेस दे दिया है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आप लोग को पता होना चाहिए, हमने देखो अभी फुल फ्लेज फॉर्मेट रेडी किया है। तीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कोई इनडायरेक्ट खर्चा आता है मटेरियल के रिगार्डिंग या वेजेस के रिगार्डिंग, तो इनडायरेक्ट खर्चा इज योर फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है? अब देखो मेरे पास, मेरा इसका पेज थोड़ा छोटा है, तुम्हारी बुक में तो अच्छा खासा पेज है, तो अगर मुझे जगह कम पड़ेगी तो मैं एडजस्ट करके लिखूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, सफिशिएंट पेज में जगह है तुम्हारे पास, ठीक है? तो चलो मैं एक एक करके रीड करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ, बस मैं लास्ट में एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूँ, तो उस आइटम्स को मैं ध्यान में रखूंगा। बोलते बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड, एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग तो ऐसी होती है ना, उसके मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, ठीक है? तो बोलते बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड 9/10 बाय फैक्ट्री। मतलब अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 9 फ्लोर तो कौन यूज कर रहा है, फैक्ट्री, और 1 फ्लोर कौन यूज कर रहा है, ऑफिस। तो अगर मुझे बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई खर्चा दिखा तो उसे मैं फैक्ट्री में भी लिखूंगा 9/10, उसे मैं ऑफिस में भी लिखूंगा 1/10, समझा? तो चलो अब बिल्डिंग 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 के रिगार्डिंग, बिल्डिंग रिपेयर आ गया, बिल्डिंग 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 का डेप्री आ गया, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, बिल्डिंग। तो इन सबको मैं फैक्ट्री में भी लिखूंगा और ऑफिस में भी लिखूंगा उस प्रोपोर्शन के हिसाब से। समझा कि नहीं समझा? समझ नहीं? देखो इन्होंने क्या बोला है, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग ऑक्यूपाई यूज कर रहा है कौन, 9 फ्लोर आउट ऑफ 10 फ्लोर, ऐसा मान लो, रेशियो दिया प्रोपोर्शन 9/10, कौन यूज कर रहा है, फैक्ट्री। और 1 फ्लोर आउट ऑफ 10 फ्लोर कौन यूज कर रहा है, ऑफिस। मतलब ये खर्चा, बिल्डिंग के रिगार्डिंग का खर्चा, फिर तो फैक्ट्री में भी आना चाहिए और ऑफिस में भी आना चाहिए। तो अगर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मुझे दिया जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखूंगा, थोड़ा ऑफिस ओवरहेड्स में लिखूंगा। कैसे हिसाब से, अमाउंट 10,000 है, इंटू 9/10 फैक्ट्री में, ऑफिस का 10,000 है, इंटू 1/10 मैं ऑफिस में लिख दूंगा। सेम चीज मैं बिल्डिंग रिपेयर के लिए भी करूंगा, सेम चीज मैं रेंट एंड रेट्स ऑफ बिल्डिंग के रिगार्डिंग भी करूंगा। तो जब मैं इसे लिखूंगा तो उसका मैं कैलकुलेशन भी उसके बाजू में दिखा दूंगा, ठीक है? तो चलो
और बिल्डिंग के रिगार्डिंग कुछ नहीं है, हमारा एडजस्टमेंट भी और कुछ नहीं है। आगे देखो क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ डिटेल कॉस्ट स्टेटमेंट एज्यूमिंग दैट 10,000 यूनिट्स वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। सोल्ड के बारे में कुछ नहीं बोला, देखो सेल 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 बोला है, लेकिन सेल के यूनिट बोले हैं क्या, मतलब पूरा बेच दिया है जितना प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो 10,000 यूनिट स्टार्ट टू एंड लिखेंगे और कॉस्ट पर यूनिट भी ढूंढेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर देंगे, सारा अमाउंट लिख देंगे, फिर जब कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त पे 10,000 यूनिट लिख के उसका कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो अब देखते हैं, रॉ मटेरियल परचेज कहाँ आएगा, डायरेक्ट मटेरियल में। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ नहीं सॉरी परचेज में 5 लाख, तो यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, डन, ये हो गया। अब वेजेस दे रहे हैं, वेजेस जो डायरेक्ट वेजेस है 3 लाख, उसे तो मैं डायरेक्ट वेजेस में लिख देता हूं 3 लाख, डन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट वेजेस बोला है वो फैक्ट्री में लिख दूंगा 50,000, मुझे कंफर्म पता है जगह कम पड़ेगी। इनडायरेक्ट वेजेस कितनी अमाउंट है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा एडजस्ट करके लिख देता हूँ, ठीक है। तुम लोग प्रॉपर एक एक लाइन में लिखना। आगे ऑफिस का सैलरी है 1 लाख, तो ऑफिस एंड एडमिन में आ जाएगा ऑफिस सैलरीज 1 लाख। इसके बाद कैरेज इनवर्ड है और कैरेज आउटवर्ड भी है, तो कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट मटेरियल में आ गया, तो डायरेक्ट मटेरियल में कैरेज इनवर्ड 10,000। कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया कैरेज आउटवर्ड कितना, 30,000। यहां तक क्लियर है, चलो आगे। फिर आपको दिया है सेल्स 20 लाख, तो सेल्स में लिख दिया हमने 20 लाख रुपए। फिर आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक किसका दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग है 2 लाख और फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 50,000। रॉ मटेरियल का ओपनिंग है 2 लाख और फिनिश गुड्स का ओपनिंग है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 50,000, डन। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, वो लोग ही ट्रैवल करते ज्यादा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना, 10,000। उसके बाद दिया है आपको एडवर्टाइजमेंट, ये भी सेलिंग का पार्ट है, एडवर्टाइजिंग कितना, 30,000, ठीक है। उसके बाद पावर कहाँ आएगा, क्या बात है, पावर फैक्ट्री 10,000, पावर फैक्ट्री में आएगा 10,000। आगे एजेंट कमीशन, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो एजेंट कमीशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देंगे 50,000। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, जगह कम पड़ रहा है, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ तुम लोग बुक में नहीं कर सकते ऐसा, तो तुम लोग, इसके लिए मैंने तुमको बोला था जगह छोड़ना। क्या था, क्या पढ़ा हमने आइटम अभी, एजेंट कमीशन, चलो एजेंट विनोद कितना है एजेंट कमीशन, 50,000। चलो आगे आगे, प्लांट का मेंटेनेंस तो फैक्ट्री में है, प्लांट मेंटेनेंस फैक्ट्री में लिखेंगे, प्लांट मेंटेनेंस कितना, 40,000। उसके बाद है, अब ये जो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है बिल्डिंग का, ये दो जगह पे दिखाया जाएगा, फैक्ट्री में भी और ऑफिस में भी। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस में दोनों जगह लिख देता हूँ, रेंट रेट्स टैक्सेस। वैसे तो ये खर्चा कितना है, 10,000, लेकिन फैक्ट्री में आएगा 9/10, ठीक है, तो ये आ गया कितना, 9,000। ये डन,
और यही चीज ऑफिस में भी आ जाएगी। रेंट, रेट्स, इधर जगह कम नहीं पड़ेगा, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, जो भी आपका 10,000 था उसका 1/10 यहाँ पे आ जाएगा, विच इज, समझा कि नहीं समझा अभी? ठीक है, मतलब वो खर्चा दोनों पार्ट है, ऑफिस में भी फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट में बोला था बिल्डिंग को ऑक्यूपाई फैक्ट्री भी कर रही है और ऑफिस भी कर रही है, तो ये रेशियो क्या था, 9:1, दैट इज 9/10, 1/10। चलो आगे। सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ कहाँ है? वर्क्स में भी है मतलब फैक्ट्री, और ऑफिस में भी मतलब ऑफिस में, तो दोनों जगह लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंस 10 और 20,000। तो फैक्ट्री में बोला है सन्ड्री एक्सपेंस 10,000, और ऑफिस में भी लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस 20,000। चलो आगे बढ़ते हैं, ये दोनों हो गया। बिल्डिंग का रिपेयर फैक्ट्री ऑफिस दोनों जगह आने वाला है क्योंकि बिल्डिंग का रिगार्डिंग है, तो चलो बिल्डिंग रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर ये भी 10,000 ही है ना, इसका भी 9/10 पार्ट फैक्ट्री में आ जाएगा 9,000। बिल्डिंग रिपेयर ये भी 10,000 है, इसका 1/10 आ जाएगा ऑफिस में 1,000। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्डिंग रिपेयर भी हो गया। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, तीन पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे। गोपाल इज अ स्लीपिंग पार्टनर, लक्ष्मण लुक्स आफ्टर फैक्ट्री, अब लक्ष्मण के रिगार्डिंग कुछ दिया तो फैक्ट्री में, और माधव लुक्स आफ्टर ऑफिस, तो माधव के रिगार्डिंग कुछ बोला तो ऑफिस में। तो चलो यहाँ पे बोला किसके बारे में, लक्ष्मण, लक्ष्मण की सैलरी कितनी है 20,000, तो लक्ष्मण लुक्स आफ्टर फैक्ट्री, तो लक्ष्मण की सैलरी हम फैक्ट्री में लिखेंगे, लक्ष्मण सैलरी कितना है 20,000, और माधव का सैलरी भी दिया, वो तो ऑफिस में ध्यान देता है, माधव सैलरी 10,000। डन। चलो ये दोनों भी हो गया। अब आ रहा है क्या, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट कहाँ होता है फैक्ट्री में, इसका खर्चा भी कहाँ आएगा फैक्ट्री। डेप्री ऑन प्लांट 20,000, तो फैक्ट्री में आ गए, डेप्री ऑन प्लांट 20,000। अच्छा उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो फैक्ट्री में भी आती है ऑफिस में भी आता है, तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन कितनी अमाउंट है बिल्डिंग का डेप्री 10,000, तो ये भी वैसे ही बांट देंगे 10,000 इंटू 9/10 मतलब 9,000, ठीक है। और बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन ऑफिस में भी आएगा 10,000 इंटू 1/10 विच इज 1,000, ठीक है। चलो आगे, फिर बचा क्या, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का 2 लाख है और फिनिश गुड्स का 30,000 है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और फिनिश गुड्स का कितना है 30,000। अब मेरे सारे आइटम्स हो गए, सब कर दिया, 10,000 यूनिट को लेके कंसीडर करना है, वो हमने सॉल्व करना है, ठीक है। चलो पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर साथ साथ में 10,000 यूनिट लिख के सॉल्व करें। देखो अभी जब आपको 10,000 यूनिट्स दिया है ना, तो जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसी का सीपीयू निकाल दो, मोर देन इनफ है। तो पहले चलो ये कैलकुलेशन करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कैरेज के साथ, 5 2 7, 7 10 में से 2 गया तो 5 10, हाँ है ना। तो ये आ गया आपका मटेरियल कंज्यूम 5,10,000, और 10,000 यूनिट हम बना रहे हैं, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो सीपीयू आया 51, हाँ है ना। अब देख रहे हो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है तो डैश। अब आपका मटेरियल कंज्यूम 5,10,000 है,
5,10,000 में आप डायरेक्ट वेजेस 3 लाख ऐड करोगे तो 8,10,000 आया। इस 8,10,000 को 10,000 यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपका प्राइम कॉस्ट है 81 रुपीज पर प्रोडक्ट। इसके बाद अब देखो तुम्हारी मिस्टेक वापस से बता रहा हूँ क्या हो सकती है। आप ये फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढते वक्त इसी का टोटल करके लिख देते हो, सत्यानाश हो जाएगा। आपको प्राइम कॉस्ट में ये सारे खर्चे जोड़ने हैं। तो 8,10,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000, 9,87,000। किसी का आया कि नहीं अभी तक? 9,87,000 इसे डिवाइड करेंगे 10,000 से तो 98.7 आएगा। ठीक है, यहाँ तक डन। अब क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस तो है ही नहीं, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग डैश, तो यही आ गया 9,87,000। 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है तो 98.7 ये भी सेम आएगा क्योंकि है ही नहीं। आप चाहो तो सर क्या हम ये ना लिखते तो चलता? चलता, चलता, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आपने देखा कि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, मत लिखो, वही नेट हो गया, पहले वाला ही नेट हो गया। ठीक है, चलो अब 987 में ऑफिस के खर्चे जोड़ो। 9,87,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, 11,20,000। तुम लोग करो, कैलकुलेशन करते रहो, चेक कर लो रॉन्ग ना हो। 11,20,000 इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 112 रुपए पर यूनिट का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है। हाँ या ना? आगे अब ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो। प्लस 50,000 माइनस 30,000, 11,40, तो 11,40,000 इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 114 रुपए का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसके अंदर आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जोड़ेंगे, प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, 12,60,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल है 12,60,000। इसे डिवाइड करेंगे 10,000 यूनिट से तो 126 रुपए में आपने अपने प्रोडक्ट को बनाया। 20 लाख में बेचा, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 200 रुपए में एक यूनिट को बेचा। तुम मुझे बताओ, तुम ये बोले मैं ही बची क्या इधर प्रॉफिट का बताने को? कॉस्ट ऑफ सेल है 12,60,000, बेच रहे हैं 20 लाख में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का? 7,40,000। इसे डिवाइड करेंगे 10,000 से, 74 रुपीज पर प्रोडक्ट पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। एग्जाम में ऐसा रंगोली मत बनाना अलग अलग पेन से, ये मैं सिर्फ तुम्हारे समझ के लिए बना रहा हूँ। एक ही पेन यूज करना है हाईलाइट करने के लिए, ब्लैक ब्लू ग्रीन, पेपर ही फाड़ के फेंक देंगे वो लोग, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो समझा? ये हमने फुल फ्लैश सम देख लिया है। तो दो वैरायटी के टाइप में आएगा, एक एस्टिमेटेड आता है फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना करंट सिचुएशन के हिसाब से, एक वो तरह से सम आएगा, एक तो इस तरह से आएगा, दोनों में से एक आएगा। अब दोनों प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इनफ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के और एडवांस क्वेश्चंस को देखेंगे।